हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6B पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, कहता है आकृति में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये रेखा आपकी कौन सी ए बी है और ये कौन सी है सी डी है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, एंड ई एफ, जो रेखा ई एफ है वो लंब है किस पर, सी डी पर। ई एफ जो लंब है वो किस पे, सी डी पे। ओके, एंड दिया है जी ई डी, जी ई डी यानी ये टोटल जो है वो कितने का है, 126 डिग्री। ओके, जी ई डी जो कोण है वो कितना है, 126 अंश है। तो ए जी ई का मतलब ए जी ई, ये वाला आपको कोण ज्ञात करना है ना। और इसके बाद जी ई एफ कौन है, जी ई एफ, ये वाला आपको ज्ञात करना है। ओके, ये ज्ञात करना है और ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। और अगला कोण कौन है, एफ जी ई, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। इतने कोण आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए, तो यहां सबसे पहले हम बात ये करें कि सबसे पहले तो ये देखिए कि जितना कोण ये है उतना कोण ये भी होगा ना। ए जी ई कितना को होगा, क्यों आप यहां लिखोगे हल में आप लिखोगे ए बी पैरेलल टू सी डी। ये दोनों आपकी कौन सी रेखा है, ये पैरेलल हैं और इस पैरेलल रेखा को जी ई जो है वो परिच्छेद करती है। को तिर्यक रेखा कौन परिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा जी ई प्रतिच्छेद करती है। जी ई प्रतिच्छेद करती है। ये जीई जो है वो क्या करती है, परिच्छेद करती है। अच्छा बताइए, अगर जीई परिच्छेद करती है तो इसका अंतः एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए जीई जो है वो किसके बराबर होगा, जीईडी के बराबर होगा ना। तो यहां लिखेंगे अतः कौन कोण किसके बराबर होगा, ए जीई, एंगल ए जीई जो है वो किसके बराबर होगा, जीईडी के। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ना देखें तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, इस कोण का नाम क्या होगा, ए जी ई, और इस कोण का नाम होगा जी ई डी, यानी हो जाएगा जी ई डी। ये दोनों बराबर हो गए। और आपको दे रखा है कि जी ई डी जो है वो कितने का है, वो 126 डिग्री का है। तो यानी आप कितना लिखोगे, 126 डिग्री। ओके, एंगल ए जी ई का मान आपने निकाल लिया, पहला काम हो गया। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या ज्ञात करना है, आपको दूसरा ज्ञात करना है दूसरा किसका मान ज्ञात करना है, ये इस कोण का नाम जी ई एफ, ये वाला कोण। अच्छे बताइए, ये आपको दे रखा टोटल कितने का है, 126 डिग्री ना। कौन 126 डिग्री है, जी ई डी। आप देख रहे होंगे जीईडी आपको दिया है 120 डिग्री। जीईडी बराबर कितना है, 126 अंश ये दिया है। बोलिए भाई, आपको दिया ना जीईडी, ये पूरा कोण आपको 126 अंश का दिया है। और आप देख रहे होंगे इसमें दो कोण ब्रेक हुए, एक कोण ये, एक कोण ये। अच्छा, इस कोण का नाम क्या होगा, जीईएफ। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट का नाम है जी ई एफ और इसके दूसरे पार्ट का नाम क्या है, एफ ई डी। क्या होगा, एफ ई डी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई। आप देख रहे होंगे ये पूरा जो कोण है वो दो कोण में सेपरेट है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये। इस कोण का नाम होगा जी ई एफ और इस कोण का नाम होगा कि क्या, एफ ई डी। और ये कह रहा था कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 अंश कोण बन रहा है। तो यानी आप यहाँ लिखोगे कि जी ई एफ धन ये कितना, 90 अंश ना, समझ में आ रहा है नहीं। तो ये 90 अंश। अब ये कितना जाएगा, यहाँ से अगर आप निकालोगे जी ई
एफ बराबर ये हो जाएगा 126 माइनस कितना 90, क्योंकि इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी जी ई एफ बराबर हो जाएगा, आप घटा लोगे तो कितना जाएगा, कितना आएगा 36 अंश, कितना आएगा 36 अंश आना चाहिए, सॉरी कितना आएगा 36 अंश। ये किसका मान आ गया, जी ई एफ का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए दूसरे का मान भी हो, जी ई एफ, दो का मान क्या होगा। अब मुझे क्या करना है, एफ जी ई, एफ कहाँ है, एफ जी ई, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो बताइए ये दोनों कोणों के कितना होगा, 180 अंश होगा ना। तो बताइए इसका नाम क्या होगा। हाँ, अगला कोण ए जी ई धन कोण, ए जी ई का मतलब ये वाला, और ये इस कोण का नाम क्या होगा, एफ जी ई, इस कोण का नाम क्या होगा, एफ जी ई बराबर कितना होगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये एक रेखा है और इस रेखा पर एक किरण है, तो इसका मतलब है इनके दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म, क्या लिख देंगे, रैखिक युग्म। ओके, अब यहाँ रैखिक कर देंगे। अच्छा बताइए कोण ए जी ई का मान तो अभी आपने ऊपर ज्ञात कर रखा, ए जी ई बराबर कितना 126 अंश, तो 126 अंश धन क्या हो जाएगा, एफ जी ई बराबर 180 अंश, इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, तो कितना हो जाएगा, 126 में 4 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, और 30 और 50 कितना हो जाएगा 180, यानी एफ जी ई जो है वो कितनी डिग्री का हो जाएगा, 4 और 50 54 अंश, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। बस में तो कोण ये वाला जो है वो कितना हो जाएगा 126 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। समझ में आया ना। तो ये आपका तीसरे प्रश्न का सलूशन होगा। समझ में आया फ्रेंड्स। चलते हैं डियर, अगला प्रश्न है, कहता है यदि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है, और कहता है कोण पी क्यू आर, ये क्यू है, कोण पी क्यू आर जो है वो 110 अंश का है, और कोण आर एस टी जो है वो कितने का है, 130 अंश है। तो क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ संकेत में दे रखा है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर रेखा खींचिए। तो हम थोड़ा संकेत का प्रयोग कर लेते हैं, कैसे, हल में लिखेंगे, हल में बिंदु आर से क्या लिखोगे, वही बिंदु आर से एस टी के पैरेलल आर से एस टी के समांतर एक रेखा जिसका नाम कुछ भी दे दीजिए, यू भी दे दीजिए, ठीक है, क्या दे दें, यू भी खींच दीजिए आप। ओके, तो यहां से ऐसे कर लीजिए, ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा यू, और यहाँ क्या नाम दे दें वी। बस में हमने ये कर लिया, ये रचना हो जाएगा। अच्छे बताइए, अगर आप एस टी के पैरेलल खींचेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल रेखा हो जाएगी। एस टी जो है आर वी के कैसे होगी, पैरेलल होगी, तो यहाँ लिखेंगे। और ये जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल होगी, आर यू के पैरेलल होगी। तो आप लिखेंगे पहले कि पी क्यू पैरेलल आर यू को तिर्यक रेखा कौन काटती है, तिर्यक रेखा कौन प्रच्छेद करती है, तिर्यक रेखा जिसका नाम है क्यू आर, तिर्यक रेखा क्यू आर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, अब बताइए, अगर ये जो दोनों रेखाएं समांतर है तो इसको ये तिर्यक काटी, तो इसका मतलब है इनके एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश, यानी पी क्यू आर प्लस क्या क्यू आर यू प्लस क्यू आर यू, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। और यहाँ क्या लिखोगे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, क्या लिखोगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक ही ओर बने अंतःकोण, बने क्या अंतःकोण, ठीक है, ये अंतःकोण हो गया। तो यानी इसका मान तो आपको देखिए, आप पी क्यू आर का मान दे रखा है 110, तो धन क्या हो जाएगा क्यू
आर यू बराबर 180 अंश, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर यू बराबर 180 माइनस 110 हो जाएगा। तो यानी क्यू आर यू जो है वो मिलेगा 100 कितना, केवल 70 अंश ना, मिल गया। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी क्या लिखोगे, एस टी पैरेलल आर वी को तिर्यक रेखा कौन प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कौन, जिसका नाम है आर एस प्रतिच्छेद करती है। तो बताइए इसका मतलब है इन दोनों कोणों का भी योग 180 अंश हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा टी एस आर, अतः आप लिखोगे टी एस आर धन कोण एस आर वी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। रीजन वही होगा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ठीक है, हो गया। अब यहां से इसका मान आपको दे रखा 130 ना, इसका मान आर एस टी का या टी एस आर का मान 130 दिया है, तो आर एस आर वी का मान हो जाएगा 180, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, यानी एस आर वी जो है वो 180 माइनस 130 यानी कितना जाएगा 50, ठीक है। ये मान कितना आ गया, ये वाला आ गया कितना, या आपने 70 निकाल रखा था, ये कितना आ गया 50 ना। अब ये तीनों कोणों का ये कितना होगा 180 अंश, तो यहाँ हम अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, कोण क्यू आर यू धन कोण इसका बनो क्यू, यहाँ से क्यू आर एस धन इसका मान क्या होगा एस आर वी बराबर कितना होगा 180 अंश। रैखिक युग्म बनेगा, क्या बनेगा रैखिक युग्म हो जाएगा। अच्छा क्यू आर वी का मान अभी आपने निकाला, क्यू आर वी का मान 30 अंश कितना, और क्यू आर एस का मान आपको निकालना है, और धन एस आर वी का मान आपने निकालना है। एस आर वी का मान कितना निकाला 50 बराबर कितना 180 अंश, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 7 5 12 यानी 120 अंश, यानी क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो क्यू आर एस की बात करेंगे तो इधर ये प्लस इधर आके माइनस, यानी 180 माइनस 120 यानी क्यू आर एस जो है वो कितना जाएगा 60 अंश। बात सुनी, तो ये हो गया आंसर। आपसे जो पूछ रहा था क्यू आर एस पूछ रहा था, और क्यू आर एस का मान कितना हो गया। चलते हैं फ्रेंड, प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है, कहता है कि आकृति में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है ये लाइन ए बी है और ये किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और कहता है ए पी क्यू बराबर 50 अंश, ए पी क्यू यानी ये वाला जो है वो कितने अंश का है 50 अंश का है, और पी आर डी ये जो है एंगल वो कितने का है, वो 127 अंश है। तो x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ये काम करा। तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ए बी पैरेलल टू सी डी को एक रेखा कौन पी आर काट रही है, एक ट्रांसवर्सल जो है किसको काट रही है, ये पी आर। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको ना देखें, ये लाइन आप फ्रंट ना देखें, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ए बी एक लाइन है और ये किसके पैरेलल सी डी के, और इसको एक तिर्यक रेखा कौन पी आर जो है कट कर रही है। अगर पी आर कट रही है तो इसका मतलब ही ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अच्छा रीजन क्या होगा, रीजन होगा कि ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। समझ में आ रहा ना, ये दोनों कैसे होंगे, एकांतर। तो आप लिखोगे कैसे, लिखोगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी को तिर्यक रेखा कौन, तिर्यक रेखा क्या नाम है, तिर्यक रेखा का नाम पी आर है। पी आर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः अगर पी आर जो है प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब होगा कि ये वाला कोण, इस कोण का नाम होगा क्या, ए पी आर ना। अतः आप लिखोगे, अतः इसलिए एंगल ए पी आर जो है, ए पी आर का मतलब है पूरा ए पी आर जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा पी आर डी के बराबर। क्यों, किसके,
PRD के बराबर। समझ में भाई? अच्छा, अगर यहाँ हम लाइन ड्रॉ करें तो आपको दिख रहा होगा कि जो APR है वो दो एंगलों में डिवाइड है। APR जो पूरा है ये इसमें दो एंगल बने हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इस एंगल का नाम क्या है? APQ है, और इस एंगल का नाम क्या है? QPR है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, AP जो R है उसमें दो ब्रेक कर लेंगे, यहाँ लिख देना एकांतर कोण। क्या लिखोगे? एकांतर कोण। सुना ना? ठीक है। अब APR को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक होगा APQ प्लस QPR। ये किसको ब्रेक किए हैं? APR को दो पार्ट में भाई, क्योंकि APR जो था उसमें दो एंगल आप दिख रहे होंगे, एक नाम है APQ और दूसरा है QPR। ये दिख रहा है, ये दोनों एंगल, तो दोनों एंगलों को हमने अलग अलग नाम लिख लिया। अच्छा, आपको दिख रहा होगा PRD दिया है 127, जो PRD है वो कितने का है? वो 127 है, तो PRD के स्थान पे 127। अच्छा, अगले स्थान पे देख लो कि APQ का मान भी कितना है? 50 है, तो यानी हो जाएगा QPR बराबर 127। अब इधर ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी QPR जो है वो हो जाएगा 127 माइनस 50। तो आप यहाँ से निकालेंगे QPR का मान निकालेंगे, तो QPR के स्थान पे लिखा क्या है? Y है। Y बराबर, अब बताइए 127 में से अगर आप 50 निकाल दोगे कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 77। ओके, तो Y का मान कितना मिल गया? 77। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर से सिंपल समझ लिए, AB पैरेलल टू CD को PR काट रही थी, PR तिर्यक रेखा काट रही थी, इसका मतलब है APR जो है PRD के बराबर होगा, एकांतर कोण। अब इसमें दो कोण लिखे हैं, APQ और दूसरा है QPR। तो APQ का मान 50 है, ये धन Y और बराबर 127, तो हमने लिखा 50 धन Y बराबर 127, ये प्लस इधर था, इधर माइनस हो गया। Y का मान तो निकल गया। अब हम बात करते हैं X का मान, तो कैसे फिर लिखेंगे? पुनः AB पैरेलल टू, या यहाँ लिख लीजिए, पुनः AB पैरेलल टू CD को तिर्यक रेखा, कौन? तिर्यक रेखा, क्या नाम है? तिर्यक रेखा PQ प्रतिच्छेद करती है। PQ क्या करती है? PQ प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब बताइए, अगर ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसका मतलब ये APQ जो है, APQ वो किसके बराबर होगा? आप लिखोगे अतः APQ किसके बराबर होगा? APQR के, PQR के होगा। अब बताइए APQ का मान कितना देखा? 50, और बराबर ये कितना? X है, यानी X का मान 50 और Y का मान कितना हो गया? Y का मान हो गया 77। ओके, समझ में फ्रेंड्स? चलते हैं स्टूडेंट, प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 6 है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और बढ़िया प्रश्न है। कहता है कि PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, यानी दो दर्पण हैं PQ और RS जो एक दूसरे कैसे रखे गए हैं? समांतर। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। PQ एक क्या है? दर्पण है, ऐसे फिगर बना ले। PQ एक दर्पण है, यहाँ P नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ Q, और एक RS दर्पण है, ठीक है, यहाँ RS, ठीक है। अब दर्पण है तो इसके एक भाग पर क्या होगा? किया होगा कलई किया होगा, जिसे पेंटेड किया होगा। ओके, ये इसके एक भाग पर क्या होगा? पेंटेड किया होगा। भाई आप जब अपने मिरर में, अपने दर्पण में, शीशा में चेहरा आप देखते हैं तो उसके पीछे वाले भाग पर कलई किया होता है, पेंटेड किया होता है, तभी आप अपना चेहरा देख पाते हैं ना। अगर वो किसी प्रकार से वो पेंट हट जाए तो आपको अपना चेहरा उसमें दिखाई नहीं देगा। यानी ये है कि किसी दर्पण में उसके एक भाग पर क्या किया होता है? पेंट किया होता है, कलई किया गया होता है, पॉलिश किया होता है। इसी वजह से आप अपना चेहरा उसमें देखने में सक्षम होते हैं। तो ये भी क्या है? दर्पण है। इस वजह से हमने इसके इस दर्पण के एक भाग पर पेंट कर दिया और इसके दूसरे भाग पर भी हमने दूसरे दर्पण पे पेंट कर दिया, ठीक है। तो ये दो दर्पण PQ और RS थे जो एक दूसरे कैसे समांतर है। कहता है अब एक आपतन किरण, आपतन मतलब सपोज करिए आपने यहाँ से टॉर्च जलाया, टॉर्च की रे यहाँ पे गई, ठीक है, और ये दर्पण से कहाँ, कौन से बिंदु पर टकराती है? कह रहा एक आपतन किरण AB जिसका नाम A है, B
और ये दर्पण PQ से कहाँ टकराती है, बिंदु Q B पर, तो इसका नेमिंग हम कर देते हैं B, ये B पर टकराती है, ठीक है। और वहाँ से परिवर्तित होने के बाद, और परिवर्तित यहाँ जब टकराई तो ये भी मिरर है, तो यहाँ भी टकराने के बाद ऐसे ही जाएगी, ठीक है। ये टकराने के बाद यहाँ से पहले यहाँ गई और फिर यहाँ से टकराई तो यहाँ आई, और फिर यहाँ दूसरा दर्पण है और दूसरे दर्पण के कौन से बिंदु पर टकराती है, C पर, ठीक है। और यहाँ टकराने के बाद फिर वो क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यानी इसका नाम क्या दे दे, D दे दे, क्या D। इतनी बात में फिर से एक बात समझ लीजिए, कहता है PQ और आर्यस दो दर्पण है, एक PQ एक आर्यस है, दो दर्पण है और दोनों एक दूसरे कैसे पैरेलल है, और एक आपतन किरण क्या है, AB है, जो दर्पण PQ के बिंदु B पर टकराती है और परिवर्तित होकर के BC मार्ग पर कहाँ चलती है, PQ जो दूसरा है इसका नाम है, ये है PQ और ये है आर्यस, ठीक है। ये है दूसरा दर्पण क्या है, आर्यस है, और इस पर कहाँ टकराती है, बिंदु C पर टकराती है और टकराने के बाद फिर ऐसे निकल जाती है, ठीक ना बेटा। अब ये कहता है कि सिद्ध करिए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये मुझे प्रूव करना है कि ये रेखा जो AB है वो CD के पैरेलल होगी। अच्छा बताइए आप कैसे प्रूव कर पाओगे, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे इसको और इसको एक दूसरे के समांतर प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि इसका ये भी पता होना चाहिए कि मुझे ऐसा हम क्या शो कर दें कि जिससे ये हो जाए, कंफर्म हो जाए कि AB जो है CD के पैरेलल है। ऐसा हम क्या प्रूव कर दें कि जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। क्या करोगे आप, है अगर आप ये वाला कोण जो है, ये जो कोण है आप इस कोण के बराबर दिखा दें तो इसका मतलब है एकांतर कोण हो जाएगा, और अगर एकांतर कोण बराबर हो गए तो 100% AB जो है CD के पैरेलल होगी। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अच्छा इसी का उल्टा, अगर एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, वो समांतर होंगी, ठीक है ना। तो मुझे क्या प्रूव करना है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखाना है, ऐसा मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना, बात में। तो यहां अब हम क्या करेंगे, यहां एक हम अभिलंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, जिसका नाम होगा, हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए, ई रख दीजिए, और इसका नाम यहाँ भी एक अभिलंब खींच दीजिए, जिसका नाम आप क्या रख दें, या F रख दीजिए। क्लियर हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने प्रकाश का प्रवर्तन में पढ़ा होगा कि ये वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, इस वाले कोण को बोलते हैं आपतन किरण, आपतन कोण बोलते हैं। ये किरण क्या है, आपतन है, जो जा रही है वो आपतन है, और जो टकराने के बाद जाएगी वो परावर्तन किरण है। तो आपतन ये किरण है, और ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, यानी इसको हम बोल दें आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर इंसिडेंट, और 1 का मतलब यहाँ 2 बनने, इसी में समझ कर रहे हैं। अच्छा अब ये जो है ये क्या है, परावर्तन किरण है भाई, यहाँ टकराने के बाद जो गई परावर्तन किरण है। अब ये परावर्तन किरण जो और ये अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इनके अभिलंब और परावर्तन के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको R बोल देते हैं। इतनी बात समझ। अच्छा यहाँ भी जब गई तो यहाँ भी अभिलंब है, तो यहाँ ये क्या है आपकी बार, ये अब आपतन कोण किरण हो गई। यहाँ जाने के बाद ये इसके लिए तो आपतन है, तो यहाँ से टकराई तो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब और ये आपतन किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे आपतन कोण। ये दूसरा आपतन कोण बन रहा है, इसी वजह से इसका नाम I2 रख दे रहे हैं। अच्छा यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे गई तो अभिलंब और ये परावर्तन कोण के बीच में जो बीच में कोण बनेगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी R2। समझ, इतनी बात आपको समझ में आए कि नहीं। अब क्या करना है, लिखोगे कैसे, लिखोगे कि BE बिंदु B पर क्या है, B पर अभिलंब है, अभिलंब है,
अच्छा, अगर BE जो है वो बिंदु B पर अभिलंब है तो यानी BE जो है वो क्या होगा, अतः BE जो है क्या, BE जो है वो परपेंडिकुलर होगा PQ पे ना। सुना? पुनः आप यहां देखें, जो CF है, ये जो CF है वो बिंदु C पर क्या है, अभिलंब है। CF बिंदु किस पर, बिंदु C पर क्या है, अभिलंब है। अगर CF जो है बिंदु C पर अभिलंब है तो यानी क्या हो जाएगा, ये जो CF है वो किस पर लंब होगी, वो RS पर लंब होगी। बोलिए, RS पे लंब होगी। यानी जो BE है वो भी लंब है और ये भी लंब है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा, इसलिए कौन किसके पैरेलल हो जाएगा, ये BE जो है वो CF के पैरेलल हो जाएगी ना। BE जो है BE वो किसके पैरेलल हो जाएगी, CF के। इतनी बात में ये BE जो है वो CF के पैरेलल हो गई। अच्छा बताइए, अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो गई तो इन पैरेलल रेखा को कौन काट रही, तिर्यक रेखा। अब आप लिखेंगे कि BE पैरेलल CF को तिर्यक रेखा कौन प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कौन प्रतिच्छेद करती है, BC प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा BC प्रतिच्छेद करती है। अतः क्या हो जाएगा, अतः इसका ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि BE जो है पैरेलल CF के और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही, तो इसका मतलब है R1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, I2 के। यानी R1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, I2 के बराबर हो जाएगा। ये क्यों, अंतः एकांतर कोण किसकी वजह से, अंतः एकांतर कोण, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर। समीकरण 1। इतनी बात समझ में आई नहीं। अच्छा, अब आप क्या करोगे, यहां अब आपको देखना यह है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, किस नियम से, परावर्तन नियम से। तो आप यहां लिख सकते हैं परावर्तन नियम से प्रकाश के परावर्तन नियम से आपने पढ़ रखा होगा कि जब कोई आपतन कोण या आपतित किरण किसी दर्पण के किसी बिंदु पर टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होती है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती हैं वो क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये हमेशा दोनों क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं। यानी परावर्तन के नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। I1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 ना। इसको हम समीकरण बना लेंगे 2, क्योंकि एक तो बन गया है। अच्छा, पुनः या तथा लिख दीजिए, तथा यहां भी आप देख रहे होंगे ये भी दोनों बराबर होंगे ना। I2 बराबर क्या होगा, R2। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। ओके, अब आपको क्या करना है कि आप देख रहे होंगे समीकरण 2 में, अगर आप देखें थोड़ा सा कि R1 जो है ये देखो, आप देख रहे हो कि दोनों में R1 सेम है। R1 क्या है, सेम है। इसको थोड़ा सा एक मिनट देख लीजिए। ये देख रहे होंगे समीकरण 1 और समीकरण देखिए, दोनों में R1 बराबर है। R1 बराबर I2 है, यहाँ से I1 बराबर क्या होगा, R1। यानी आप R1 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, I2 रख सकते हैं। तो यहाँ से I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि R1 क्या है, R1 बराबर I2 दिया है। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि R1 बराबर क्या है, R1 बराबर I2 है, इस वजह से, चूंकि ये ना। अब इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2 बस में। अच्छा, दूसरा आपको क्या दिया, यहां से I2 बराबर R2, ये हो जाएगा। ये भी कितने, परावर्तन नियम से, परावर्तन
नियम से। अब यहां आप देख रहे होंगे कि जो I2 है वो किसके बराबर है। आपने समीकरण 2 में लिखा होगा कि I2 जो है I1 के बराबर है। I2 जो है वो किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो I2 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, R1। I2 जो है I1 लिख देंगे इसको। I1 बराबर क्या हो जाएगा, R2। अब इसको समीकरण बना लीजिए 2। नहीं बात समझ, फिर से समझ लीजिए। ये जो I2 है, I2 के बराबर क्या है, R1 है। तो हमने I2 के प्लेस पे क्या लिख दिया, R1 लिख दिया ना। I2 बराबर आपने निकाल रखा तो ये है, तो हमने इस I2 के स्थान पे I1 लिख दिया। इसको समीकरण 2। अब आप इसको समीकरण 3 बना लीजिए। अब आप समीकरण 1 और 3 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर तो आप लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर अब जोड़ लीजिए। समीकरण 1 क्या है, R1 प्लस समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड, समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड ये I1 है, बराबर क्या होगा, समीकरण 1 का दाहिना पक्ष I2 है, समीकरण 2 का दाहिना पक्ष 3 का R2 है ना। अब ये बताइए, ये I1 और I2 मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और ये I2 प्लस R2 मिलेगा तो BCD हो जाएगा, एंगल BCD। तो आप लिखोगे अतः ये जो रेखा है वो क्या हो जाएगी, अतः AB पैरेलल टू क्या हो जाएगी, CD। क्यों, रीजन क्या है, एकांतर कोण की वजह से। आप लिखोगे एकांतर कोण, ठीक है भाई। हमने कहा था अगर ये वाला आप कोण इसके बराबर दिखा देंगे तो 100% AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगी। और हमने दिखा भी दिया ABC जो है वो CD के बराबर हो। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। तो गाइस इसको आप अच्छे से देखिएगा, ये प्रूफ हो गया, ठीक ना। समझ में आया स्टूडेंट। और हाँ, अगर स्टूडेंट ये समझ में आया होगा तो आप वीडियो को ज़रूर कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, क्योंकि और बच्चों के पास पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड।